प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंचार की श्रृंखला में पिछले व्याख्यान में हमने रेडियो की भाषा पर बातचीत की थी। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और उसके संदर्भ में ध्वनि संकेतों के आधार पर भाषा की रचना किस प्रकार होती है, इस पर विमर्श हुआ था। जनसंचार माध्यम में टेलीविज़न आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, क्योंकि यह न केवल श्रव्य है बल्कि दृश्य भी है। जिस तरह रेडियो में माइक्रोफोन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही टेलीविज़न में कैमरा, इसके दृश्य सामने आते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण टेलीविज़न में प्रयोग की जाने वाली भाषा की प्रकृति अलग ही होती है और इस कारण टेलीविज़न और रेडियो की भाषा में भी अंतर होता है। दृश्य माध्यम की भाषा की प्रकृति श्रव्य माध्यम से भिन्न होती है, या यह कहें कि श्रव्य और दृश्य के समन्वय से टेलीविज़न में जिस भाषा का संचार होता है वह अपने आप में अलग होती है। रेडियो ध्वनियों के प्रसारण तक सीमित है और इन ध्वनियों के माध्यम से ही उसका विस्तार किया जाता है। उसमें वाक से ध्वनि निकलती है, पर कई बार तो ध्वनि रहित अंतराल से भी अर्थ निकाला जाता है। इसमें दृश्य नहीं होते, इसलिए भाषा इस प्रकार की होती है जिससे कि वह दृश्य लगे और ध्वनियों में उतार चढ़ाव के माध्यम से इसे व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। अतः स्वर की विविधता रेडियो की भाषा के लिए बहुत जरूरी है। ध्वनियों का प्रभाव संगीत का भी रूप लेता है और ध्वनि से ही सारे दृश्य को सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार श्रव्य माध्यम की अपनी सीमा होती है, पर टेलीविज़न में भाषा को व्यापक क्षेत्र मिलता है, क्योंकि उसमें श्रव्य के साथ दृश्य माध्यम का भी समावेश होता है। अब टेलीविज़न के अनेक चैनल बन गए हैं और इस तरह उसमें एक नए प्रकार की हिंदी सामने आ रही है। शहरी कार्यक्रमों में अंग्रेजी के शब्द बढ़ते जा रहे हैं और आंचलिक कार्यक्रमों में अंचल के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इस तरह भाषा की विविधता टेलीविज़न में देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय चैनलों से भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और वे प्रसारित हिंदी में होते हैं, इस कारण उन्हें डब किया जाता है। इस सब के कारण हिंदी मिले जुले शब्दों वाली भाषा बन गई है। यह ध्यान में रखना जरूरी होगा कि एक सीमित संख्या में ही अन्य भाषा के शब्द आएं, नहीं तो फिर मूल भाषा का प्रयोग कम हो जाता है और जिसे हम तकनीकी शब्दावली में कहते हैं भाषा क्रियोल बन जाती है, उसका मूल स्वरूप विकृत हो जाता है। अतः किसी भी भाषा में उतने ही शब्द बाहर की भाषा के आएं जिससे कि उसका मूल स्वरूप भंग न हो। हिंदी को इंग्लिश में बदलने से किसी भी भाषा का कोई लाभ नहीं हो सकता। अधिक दिनों तक यह दर्शकों को भी आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक विश्वव्यापी स्थिति हो गई है और इसी कारण चीनी भाषा के साथ जब अंग्रेजी के शब्द आते हैं तो उसे चिंग्लिश कहा जाता है। टेलीविज़न में भी यह बात जरूरी है कि जिस भाषा में प्रसारण हो रहा हो उसे वहाँ की भाषा जानने वालों के लिए प्रसारित किया जाना है। यही कारण है कि विदेशी चैनल भारतीय भाषाओं में डब किए जा रहे हैं। अतः उसी भाषा का प्रयोग हो तभी टेलीविज़न को देखने वालों की संख्या बढ़ सकती है। दृश्यों के साथ भाषा का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है और प्रसारण क्षेत्र के अनुसार तथा दृश्यों के अनुरूप भाषा का स्वरूप बदलना पड़ता है। टेलीविज़न की भाषा में भी संगीत जुड़ा रहता है। टेलीविज़न में भी भाषा का मानक स्वरूप में प्रयोग कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्थानीय भाषा या बोली को ध्यान में रखना पड़ता है। वस्तुतः बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा का जो अलग स्वरूप साहित्य में संभव है वह टेलीविज़न में संभव नहीं है। इसलिए टेलीविज़न की भाषा में वाक और लिखित स्वरूप के अंतर को कम करना पड़ता है। वह संवाद की भाषा होती है और सीधे दर्शकों तक पहुंचती है। अब टेलीविज़न ने उपभोक्ता संस्कृति से जुड़कर एक नई भाषा विकसित कर ली है। बाजार का दबाव टेलीविज़न की भाषा पर साफ दिखाई पड़ता है। अब यह अकेली हिंदी न होकर अनेक भाषाओं का संगम बनती जा रही है। वक्ता जितनी भाषाएं जानता है उन भाषाओं के शब्दों का उस मूल भाषा में समावेश हो जाता है जिस भाषा में कार्यक्रम दिया जा रहा है।
अनेक बार तो यह होता है कि टेलीविज़न की भाषा को समझने के लिए उसमें जो दृश्य हैं उसके हाव भाव से भी उस भाषा को समझ लिया जाता है। जैसे जर्मन या जापानी भाषा की फिल्म चल रही हो और हमारी भाषा में उसके संवाद टेलीविज़न पर न भी आ रहे हों, तब भी उस फिल्म के दृश्य से कुछ कुछ समझ में आ ही जाता है। आजकल यह भी होने लगा है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उनका लिखित रूप उस भाषा में दिया जाता है जिस भाषा के दर्शक उस फिल्म को देख रहे हैं। ये सामान्यतः अंग्रेजी में शब्द दिए जाते हैं और अब हिंदी में भी कई चैनल इन शब्दों को दे रहे हैं। वस्तुतः अनुभूति की एक भाषा होती है। ये कहा जाता है कि हाव भाव की भाषा तो सभी को समझ में आती है, जो शब्दों की भाषा से आगे जाती है। टेलीविज़न लेखन का एक टीम वर्क होता है। कोई एक व्यक्ति टेलीविज़न का लेखन नहीं कर सकता। उसमें निर्माता, निर्देशक, प्रबंधक, कैमरामैन और अभिनेता सभी शामिल होते हैं। पर्दे पर अभिनेता दिखाई पड़ता है, लेकिन पर्दे के पीछे ये सारे लोग काम करते हैं। सबसे मूल बात है टेलीविज़न में किस तरह की भाषा का प्रयोग हो, ये सबसे अधिक जानना जरूरी है और प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में ये आजकल बहुत आवश्यक हो गया है और इसीलिए हिंदी का व्यापक शब्द समूह विकसित हो रहा है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि हिंदी किस रूप की इसमें होगी, क्योंकि शब्दों का बोलचाल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। हर माध्यम की अपनी भाषा है और टेलीविज़न की भी अपनी भाषा होती है। रेडियो की अपनी भाषा है, टेलीविज़न की अपनी भाषा है, कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। इस तरह से माध्यम के अनुरूप भाषा की रचना होती है। भाषा हिंदी ही होगी अगर हिंदी का कार्यक्रम है, लेकिन हिंदी की भाषा उस माध्यम के अनुरूप काम करेगी। बोलते हुए शब्दों में रंग होता है, चेहरे होते हैं, संगीत होता है और टेलीविज़न का कैमरा दृश्यों को सामने रख देता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि शब्द का और दृश्य का मिलाप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शब्द कह रहा हरी घास और दिखाया जा रहा है एक बंजर जमीन को। ऐसा नहीं हो कि शब्द हो बगीचा और दिखाया जा रहा आकाश को। इस तरह शब्दों को दृश्यों के साथ जोड़ना पड़ता है। फिर भी बिना भाषा के इसका प्रभाव नहीं बन पाता। अब कोई अगर कहे कि सब दृश्यों से काम चला लेंगे, किसी फिल्म को आप दिखाएं, उसमें अगर ऑडियो काम नहीं कर रहा हो, शब्द संवाद सुनाई नहीं पड़ रहे हो, तो उस फिल्म को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए दृश्यों की प्रधानता टेलीविज़न में भले ही होती हो, लेकिन शब्द का भी उतना ही व्यापक महत्व है। बिना ध्वनि के उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। अतः भाषा की संरचना महत्वपूर्ण होती है, जो दृश्यों को सौंदर्य देती है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है यह संध्या सुंदरी परीसी, एक ऐसा दृश्य देना पड़ेगा उसमें जिसमें शाम का दृश्य सामने आ रहा हो और शब्दों के साथ मेल खा रहा हो, तब उसका सौंदर्यीकरण होगा। यदि हम कहें मैं रेत पर खड़ा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ एक लंबा रेगिस्तान फैला है, तो उसमें रेगिस्तान दिखाना होगा और रेत दिखाना होगी, उस पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। आपको इस दृश्य को निर्मित करना होगा, लेकिन इस दृश्य के साथ संगीत को जोड़कर जो ध्वनि का प्रभाव उत्पन्न होगा, उसमें टेलीविज़न की भाषा अपना अलग काम करती है। घटनाओं का रिकॉर्ड दृश्यों में ही रखा जाता है। कभी कभी तो संवाद बदलना पड़ते हैं। लेखक संवाद लिख के आ गया, अब अगर वो स्क्रिप्ट पब्लिक के हिसाब से नहीं है, जनता के हिसाब से नहीं है, तो उसको बदलना पड़ता है। उसमें देखना पड़ता है कि कोई ऐसा दृश्य न हो जिसे पब्लिक पसंद ना करे, उसके प्रति उसमें एक वितृष्णा की भावना या एलर्जी की भावना उत्पन्न न हो जाए। टेलीविज़न में कैमरामैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह अपने कैमरे को खाली करता है और फिर उसमें दृश्य भरता है। हर विभाग के अनुसार भाषा होती है। रिपोर्टाज की भाषा अलग होगी, वार्ता की भाषा अलग होगी, यात्रावृत्ति की भाषा अलग होगी, नाटक की भाषा अलग होगी, सीरियल की भाषा अलग होगी, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, जितनी भी विधाएं हैं इनकी भाषा अलग अलग होती है। भाषा हिंदी ही होगी, लेकिन भाषा अलग अलग होगी के तात्पर्य यह है कि उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो उस विधा के अनुरूप होंगे। टेलीविज़न में भी समाचार की भाषा अलग और नाटक की भाषा अलग होती है। कैमरे में बिंब बनते हैं और दृश्यों को काटना छांटना पड़ता है। इसमें संपादन कला का बड़ा महत्व है। किसी कवि की रचना दे रहे हैं आप, और उस रचना को देते समय दृश्य किस प्रकार के हों इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि अगर एक फूल पर कविता है तो केवल फूल दिखा देंगे आप। आपको उस पूरे वाक्य के बीच में जो प्रसंग आता है उस प्रसंग को ध्यान में रखकर अपने दृश्यों की रचना करना पड़ती है।
कैमरे के साथ माइक्रोफोन तो होता ही है। जहां दृश्यों का चित्रांकन होता है वहां जरूरी नहीं कि स्टूडियो हो, कभी कभी स्टूडियो के बाहर, बल्कि आजकल तो स्टूडियो के बाहर ही बहुत सारे चित्रांकन करना पड़ते हैं। इन स्थितियों में भाषा का प्रयोग बड़ा कठिन होता है और उसके माध्यम से सारे दृश्य को जीवंत करना पड़ता है। शब्दों, ध्वनियों, अंतरालों का प्रयोग करते हुए टेलीविज़न भी काम करता है और उसकी भाषा लिखी जाती है। अतः दृश्यों के बीच सहज भाषा का प्रयोग हो, यह भाषा ऐसी हो जो दृश्य रचना को व्यक्त कर सके। यदि श्रव्य का दृश्य के साथ समावेश नहीं होगा तो समस्या हो जाती है। जैसे उसकी मुस्कान देख रहा हूं, मैं सामने जो व्यक्ति उसे मुस्कुराना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मैं सामने व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, तो हमारी भाषा का क्या अर्थ बचेगा? दृश्य तो आंसुओं वाला है। तब कहना पड़ेगा कि मैं उसे रोते हुए देख रहा हूं या मैं उसकी आंखों में आंसू देख रहा हूं, नहीं तो यह वाक्य अप्रासंगिक लगेगा। भाषा के संबंध में विचार करते हुए उसके रूप के संबंध में भी विचार करना पड़ता है। टेलीविज़न के पर्दे पर भी शब्द लिखे जाते हैं। बड़े दुख की बात है, बोली हिंदी जा रही है और लिखी जा रही है रोमन में, तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी लिखी जा रही हो, लेकिन वो लिखी हिंदी ही जाती है रोमन में। टेलीविज़न के पर्दे पर भी शब्द लिखे जाते हैं। अतः मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की भाषा का टेलीविज़न में प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि टेलीविज़न में शब्द बोले जाते हैं, वो लिखे भी जाते हैं, स्क्रीन पर भी, पर्दे पर भी आते हैं। रेस्तरां की टेबल पर एक व्यक्ति बैठा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। रेस्तरां की टेबल पर एक व्यक्ति बैठा है और उसके पीछे दूसरे ग्राहक और वेटर भी हैं। यदि केवल श्रव्य भाषा में प्रयोग करना हो तो कहा जाएगा रेस्तरां में आवाजें हो रही हैं धीमी धीमी प्यालियों की। फिर भी वह कहेगा आपको क्या पसंद है, व्यक्ति कहेगा ये क्या है, और इस प्रकार संवादों से बताना पड़ेगा कि किस तरह आवाजें हो रही हैं, किस तरह प्यालियां खनक रही हैं। लेकिन टेलीविज़न में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सामने आ जाता है दृश्य पूरा। इस प्रकार संवाद की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार दृश्य विधान के माध्यम से ही शब्दों का काम चल जाता है। अतः टेलीविज़न की भाषा लिखते समय इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि उन दृश्यों को शब्द कहाँ पर दिए जाएं, किस तरह दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। अतः भाषा के प्रयोग में हमें दृश्यों को नहीं बताना पड़ता कि प्यालियों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि दर्शक स्वयं यह सब देख लेता है। हर भाषा की अपनी एक प्रणाली होती है। वाचक को बोलने की प्रविधि पता हो यह जरूरी है, तभी वह उच्चारण के माध्यम से दृश्य को भी व्यक्त करता है। ध्वनियों के उतार चढ़ाव का केवल रेडियो में ही नहीं, टेलीविज़न में भी महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि दृश्य है इसलिए ध्वनियाँ बिना उतार चढ़ाव के बोली जा सकती हैं, क्योंकि इससे वक्ता की मानसिकता, जिसे हम अंग्रेजी में टेम्परामेंट कहते हैं, उसका पता लगता है। कई ध्वनियाँ जैसे हिंदी में शाह हैं, 3 तरह के शाह हैं, उसके उच्चारण अलग अलग होते हैं। अगर आप उच्चारण अलग अलग नहीं करेंगे, अगर हम देसी को देसी कह देंगे तो बड़ा भद्दा लगेगा, वो ठीक नहीं लगेगा। और उनके उच्चारण भी अलग अलग होते हैं। इसका ध्यान टेलीविज़न में भी रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें भाषा का उतार चढ़ाव ही प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यह बात अलग है कि भाषा के साथ दृश्य भी होते हैं। इसी प्रकार उच्चारण का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सारा प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। आज के युग में जब मीडिया का व्यापक महत्व हो रहा है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। इन दोनों टेलीविज़न पर रोमन लिपि के प्रयोग को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह बोली जाने वाली भाषा हिंदी होकर भी लिखी जाने वाली लिपि रोमन हो गई है। यह गहरी विसंगति है। यह जब तक समाप्त नहीं होती जब तक नागरिक का कीबोर्ड, कंप्यूटर उपलब्ध न हो। लेकिन ये एक अलग समस्या है और इस समस्या का अलग सामना करते हैं। लेकिन इतना ही देखना है कि अगर रोमन का प्रयोग हो रहा है तो हिंदी की वर्तनी रोमन में भी ठीक से लिखी जाए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्वनियों के अनुसार लिखे जाने पर ही दर्शक उसे ठीक से पढ़ सकेगा। मनुष्य का सारा संचार संप्रेषण प्रणाली पर आधारित है और इसी कारण संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग अपने आप में व्यापक महत्व रखता है। टेलीविज़न में भाषा के जो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे रूपक में, वृत्तचित्र में, इसी प्रकार वार्ता और साक्षात्कार में इसकी तकनीक भी अलग अलग होती है। वस्तुतः भाषा के शब्द दर्शक श्रेणी के अनुसार लिखे जाते हैं।
इसलिए भाषा के प्रयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। केवल दृश्यों से टेलीविजन का काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भाषा के तो किसी भी दृश्य का कोई महत्व नहीं होगा। दृश्य श्रव्य माध्यम में भाषा का समन्वय आवश्यक है, उससे ही टेलीविजन में दिखाई जाने वाली हर चीज़ की प्रासंगिकता जुड़ी है। दृश्यों के अनुरूप भाषा का अर्थ है भाषा अभिनय के अनुरूप भी हो और अभिनय करने वाले भी भाषा के अनुसार अभिनय करें। इस प्रकार टेलीविजन में भाषा का प्रयोग आसान नहीं होता, उसमें दृश्य होते हैं, बल्कि वह तो दृश्य होने के कारण कठिन हो जाती है। ये कहना कि दृश्य है, भाषा का प्रयोग आसान है, ऐसा नहीं है। अगर भाषा का प्रयोग हो रहा है और उसके अनुसार अभिनय नहीं हो रहा है, तब बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। या जिस प्रकार का अभिनय होता है उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए कई बार पार्श्व गायन, वॉइस ओवर भी आता है हमारे सामने। पात्र सामने हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, पृष्ठभूमि में आवाज़ आ रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दृश्य और श्रव्य का समन्वय करना पड़ता है। महाभारत सीरियल में वॉइस ओवर का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, उसमें संगीत का भी समावेश हुआ है। इसलिए भाषा के प्रयोग को नाटकों में कथानक से जोड़ना पड़ता है। टेलीविज़न में जो नाटक लिखे जाते हैं उन्हें टेली ड्रामा कहा जाता है और नाटक को अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। शब्द के माध्यम से इसकी रचना नहीं हो पाती। टेलीविज़न में ध्वनि तरंग का भी महत्व है, इसलिए भाषा में ध्वनि तरंग का भी समावेश करना पड़ता है। साहित्य की परंपरा का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी रचनाकार को अपने नाटक की रचना के लिए एक कथा वस्तु, पात्र और पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। सृजन के समय आकर्षक स्थितियों का भी निर्माण करना पड़ता है। अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होता है कि वह इस नाटक की सारी संरचना को सामने रख सके। नाटक सीधा ही दर्शकों से जुड़ा होता है। कई बार तो फ्लैशबैक या मुक्त आसंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दृश्य जुड़ते हैं और कथानक का विकास होता है। इसके बीच संवाद बोलते समय कैमरे से कई शॉट लेना पड़ते हैं, जिससे कि वह दृश्य ठीक से फिल्माया जा सके। हम देखते हैं कि अनेक साहित्यिक रचनाओं का नाट्य रूपांतर भी होता है। उपन्यास की भाषा को संवाद में बदलना पड़ता है। रूपांतरण की एक अलग प्रणाली होती है। यदि संस्कृति के 4 अध्याय को संवादों में बदलना हो तो यह काम पात्रों और भाषा के माध्यम से करना पड़ता है। भारत एक की खोज पर एक सीरियल बना है, वृत्तचित्र है वो एक तरह का, उससे हम ये पता लगा सकते हैं। डिस्कवरी पर भी जो वृत्तचित्र आते हैं उनसे भी ये बात पता लगती है। बड़े नाटककारों के नाटकों को भी टेलीविज़न में लाया जा रहा है और उसके संवादों को बदला जा रहा है, क्योंकि साहित्य में जिस तरह के संवाद होते हैं टेलीविज़न में उस तरह के संवाद नहीं रखे जा सकते। टेलीविज़न की भाषा अधिक सहज और बोलचाल की होती है, इसलिए साहित्य की भाषा का भी रूपांतरण करना पड़ता है। एक तो जो विवरण है उपन्यास के उनको दृश्यों में बदलना पड़ता है और दूसरी जो भाषा साहित्य की भाषा है उसे बोलचाल की भाषा में बदलना पड़ता है। वृत्तचित्र, जिसे डाक्यू ड्रामा कहा जाता है, आजकल व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। इसमें कथा सूत्र अधिक नहीं होता। डिस्कवरी जैसे चैनल देखकर आप पता लगा सकते हैं। और इसमें तो एक समस्या और भी है, पात्र विदेशी हैं और डब हिंदी में किया जा रहा है, तब इसका तालमेल पात्रों के साथ करना बहुत आवश्यक होता है। वृत्तचित्र को फीचर की तरह सामने रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी सूचना को चित्र के रूप में रखा जाता है और ये चित्र का रूप बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तब बिना कहानी के भी वह वृत्तचित्र बन जाता है। यहाँ भाषा का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाता है, जो सृजनात्मक होने के साथ सूचना परक भी होती है। बड़े लेखकों पर, वैज्ञानिकों पर, राजनेताओं पर भी वृत्तचित्र बनाए जा रहे हैं और इसमें साहित्य और पत्रकारिता का समावेश भी किया जा रहा है। युद्ध के समय के चित्र दिए जाते हैं, जिंदगी में हंसी खुशी के चित्र दिए जाते हैं, पर्वों के चित्र दिए जाते हैं और उसके लिए पूरी एक कार्य योजना बनाई जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जब अणुबम गिराया गया तो इसकी विभीषिका को 1974 में दिल्ली की नाट्य संस्था देशांतर ने वृत्तचित्र के रूप में सामने रखा था। संवाद लेखन हर विधा में महत्वपूर्ण है और पटकथा तो टेलीविजन की जान है, उसकी आत्मा है। भाषा और ध्वनियों का प्रयोग संयोजित किया जाता है। सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है। ध्वनि, दृश्य घटनाएं और भाषा, इन सभी में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। दृश्य माध्यम में दर्शकों को कहानी सुनाना नहीं है,
बल्कि दिखाना है। और यही स्थिति भाव और संवाद को लेखन से जोड़ती है। भाषा लिखकर वर्तनी को सही करना पड़ता है, जिससे कि टेलीविजन के पर्दे पर गलत वर्तनी न चली जाए। फिर शब्दों का स्वरूप भी ध्यान में रखना पड़ता है। गद्य और कविता लिखने का अलग अलग ढंग होता है। पटकथा में चित्र के समान लगने वाले शब्द भी लिखे जा सकते हैं, इसलिए लेखक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये कहा गया है कि टेलीविजन की भाषा किस तरह की होती है, जो बोलने के साथ दिखती है, दृश्य में ध्वनियों को पहचानती है, शब्द को दृश्य से जोड़ती है। वह अपनी ही भाषा है जो दृश्यों का रुख मोड़ती है। इस तरह टेलीविजन की भाषा का अपना एक आकल्पन, जिसे लेआउट कहते हैं, उसका आकल्पन होता है। वह भाषा दृश्यों के साथ अपने शब्दों को संयोजित करती है और दर्शकों का ध्यान दृश्य की ओर रहते हुए भी वो शब्दों को सुनते हैं, उसकी ध्वनियों के साथ जुड़े रहते हैं। सारे दृश्य एक ऐसा चित्र बनाते हैं जिसमें शब्द और दृश्य का अलग अलग एहसास नहीं होता। यह एक रासायनिक सत्य है, उसकी एक अलग केमिस्ट्री होती है। टेलीविज़न की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। टेलीविज़न लेखन के जितने रूप हैं उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग हो रहा है। मीडिया की भाषा जनभाषा होती है, लेकिन टेलीविज़न तो जन माध्यम का ही रूप ले चुका है, इतना व्यापक कि उसका अब कोई विकल्प नहीं है। टेलीविज़न में एक सारा संसार सामने होता है, जिसमें घटनाएं होती हैं, पात्र होते हैं। वे एक संवाद, संगीत, ध्वनि और दृश्य से जुड़े रहते हैं। टेलीविज़न पर साहित्य की विधाओं का रूपांतरण किया जा रहा है, जिसके कारण एक नई तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। साहित्य की बहुत सारी रचनाएं टेलीविज़न में आई हैं, जैसे मैला आंचल, मृगनैनी, राग दरबारी, कक्काजी कहिन, हम लोग, बुनियाद, नेताजी कहिन, कर्मभूमि, कथा सागर, दर्पण, भारत एक खोज, मुजरिम हाजिर हो, 55 खंबे लाल दीवारें, तमिस और इसी तरह की अनेक रचनाएं टेलीविज़न पर आई हैं। उनका रूपांतरण करना पड़ा है और उसमें दृश्य और शब्दों का, ध्वनियों का विधान हुआ है। मूल सामग्री में काट छांट करना पड़ती है और उसे संवाद के रूप में ढालना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि विदेशी उपन्यास जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टिन का, वो भी हिंदी में आया और तब न केवल शब्दों का रूपांतरण हुआ, बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन पात्रों के नाम भी बदले गए और सारी स्थितियां भी बदली गईं। कई बार रूपांतरण केवल स्क्रिप्ट का या पटकथा का रूपांतरण नहीं होता, वो सारे के सारे परिवेश का भी रूपांतरण होता है और तभी वह जाकर दर्शकों से व्यापक रूप से जुड़ता है। और ये बाजार की एक ज़रूरत है, व्यवसाय की भी एक ज़रूरत है, विज्ञापन की भी एक आवश्यकता है, जिससे कि टेलीविज़न जुड़ा हुआ है। टेलीविज़न अब फिल्म से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। किताब को पर्दे की किताब में बदलना कोई आसान काम नहीं है। उसमें अनेक परिवर्तन करना पड़ते हैं। पात्रों का गठन भी नए ढंग से करना पड़ता है। आजकल जो सीरियल लिखे जा रहे हैं उनमें तो पात्र लगातार जुड़ते जाते हैं। उसमें पटकथा छोटी होती है शुरू में, बाद में बढ़ती जाती है, उसमें जोड़ होता जाता है। सारी प्रक्रिया दृश्य और भाषा को एक दूसरे से जोड़ती है। इसलिए टेलीविज़न पर सीरियल लिखने की एक अलग ही तकनीक का विकास हुआ है और इस तकनीक के साथ ही हमें भाषा की तकनीक का भी एक नए रूप में प्रयोग करना पड़ता है। वास्तविक रूप में पूरे देश में अनेक केंद्रों पर पाठ्यक्रम चलाए गए हैं। EMRC इसी की देन है। इसमें बहुत लाभ होता है युवाओं को भी, इसके माध्यम से कार्यक्रम आते हैं। मल्टीमीडिया का पाठ्यक्रम अनेक विश्वविद्यालयों में चल रहा है और पुणे में इसका एक राष्ट्रीय संस्थान भी है। कई बार तो रूपांतरण की पटकथा में बहुत सी बातें होती ही नहीं हैं। लेखक एक विशेष परियोजना के अंतर्गत माध्यम की एक विशिष्ट तकनीक का प्रयोग करता है। वह जिन पृष्ठों को लिखता है उसे हम अनेक प्रयोगों के माध्यम से देखते हैं। उसे भाषा की दृष्टि से यह भी देखना होता है कि वह किस सामग्री का चयन करे। साथ ही मूल लेखक की अनुमति भी उसे लेना होती है। पटकथा में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी लेखक को देना पड़ती है। इन प्रक्रियाओं से गुजर कर ही वह पटकथा लिखता है। भाषा का प्रयोग उसकी सारी प्रक्रिया का निर्धारक होता है। लेखन में भाषा तो होती ही है
और वही सारी प्रक्रिया का माध्यम बन जाती है। टेलीविज़न की सृजनात्मक भाषा साहित्य की सृजनात्मक भाषा से अलग होती है, इसलिए मूल सामग्री के साथ किसी प्रकार का बदलाव न करते हुए भी उसमें परिवर्तन करना पड़ता है और यह परिवर्तन उसके स्वरूप में होता है। अतः टेलीविज़न की भाषा को एक ऐसे रूपांतरण शिल्प के साथ जोड़ना पड़ता है जो एक नई विधा को रच सके। यही कहा जा सकता है कि टेलीविज़न में हम जिस प्रकार की हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है और उसे जनता के साथ, दर्शकों के साथ हम जोड़ रहे हैं। एक और विशेष बात हो रही है, हमारे यहाँ जो एक बाइलिंगुअल या द्विभाषापन आ चुका है हमारे जीवन में, उसके कारण एक बेहद मिलीजुली भाषा का प्रयोग हिंदी में हो जाता है और उसमें अंग्रेजी के शब्द अनायास आ जाते हैं और इस तरह से हिंदी का एक नया स्वरूप टेलीविज़न के माध्यम से अपनाया जा रहा है। यह स्वरूप अब आ चुका है और इसे बदलना बहुत आसान नहीं है। फिर भी जहाँ तक संभव हो हिंदी के शब्दों का प्रचलन हम इस तरह करें कि वे भी आम बोलचाल के प्रयोग में आएँ और अंग्रेजी के शब्द जिस प्रकार नए नए शब्द आ जाते हैं उसी प्रकार हिंदी के शब्दों को ही हम अधिक से अधिक रखेंगे तो ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। पर इसके लिए हमें एक नेटवर्क, एक संजाल बनाना होगा और सभी चैनल के लोगों को हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप और टेलीविज़न की भाषा के स्वरूप के संबंध में विचार करना होगा। लेकिन ये बहुत कठिन है क्योंकि आजकल भाषा का प्रयोग चलन के हिसाब से होता है, वो प्रयोग में आने लगती है और हिंदी का जो व्यापक प्रयोग बढ़ रहा है न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी वो टेलीविज़न के माध्यम से ही हो रहा है। अतः टेलीविज़न की भाषा को, ध्वनि भाषा को, शब्द भाषा को हमें दृश्य भाषा के साथ जोड़कर उसे संचार और संप्रेषण के व्यापक स्तर पर रचना है और तभी हम सफल होंगे। आज के युवाओं के सामने मैं यही कहना चाहूँगा कि टेलीविज़न की भाषा को बहुत लचीले रूप में अपनाना होगा और उसे आज की संवाद की, संप्रेषण की आवश्यकताओं के अनुसार हमें अपने लेखन में ढालना होगा। तभी हम प्रयोजनमूलक हिंदी का अधिक से अधिक व्यापक प्रयोग टेलीविज़न की भाषा के रूप में कर सकेंगे।